और नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारे पास क्या है, इंटेरोसाइट है। दिस इज इंटेरोसाइट जो कि जीएटी की म्यूकोजा के अंदर सेल्स होते हैं। ये क्या है, इंटेरोसाइट्स हैं। तो हमने फर्स्ट किया कि ये क्या है, ये इंटेरोसाइट हैं। दिस इज इंटेरोसाइट। और ये क्या है, इसके साथ रिलेटेड जो है ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इंटेरोसाइट एंड दिस इज रिलेटेड ब्लड वेसल। अब इंटेरोसाइट में हमारे पास SGLT1 रिसेप्टर्स जो चैनल होते हैं वो मौजूद हैं। दिस इज SGLT1 चैनल। ठीक है, ये SGLT1 है। यहाँ पे एक दूसरा चैनल है दैट इज कॉल्ड एज अ GLUT5। ये जो है GLUT5 चैनल हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपेज होते हैं। सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस। ठीक है, ये क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस हैं। यहाँ पे चैनल हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, GLUT2। सो दिस इज GLUT2 चैनल। ठीक है, तो इंटेरोसाइट, दिस इज इंटेरोसाइट एंड दिस इज द ल्यूमन। ये जो है ल्यूमन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का। ठीक है, सो दिस इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमन। यहाँ पे जो चैनल है ये क्या है, SGLT1। ये जो है हमारे पास क्या है, GLUT5 एंड ये जो है हमारे पास GLUT2 एंड वी हैव सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस एंड दिस आर द रिलेटेड ब्लड वेसल्स। सो यहाँ पे जो GLUT1 होते हैं उनके जरिए से, उनके थ्रू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो होते हैं सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सोडियम के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, दिस ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन सोडियम। यानी सोडियम, लेट्स से दिस इज सोडियम, ये सोडियम जो है अंदर जाता है। ये क्या है, सोडियम अंदर जाता है और इसके साथ साथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज भी अंदर जाते हैं। सो अलॉन्ग विद सोडियम गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज जो है ये अंदर जाते हैं। सो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज और जो है गैलेक्टोज, ये जो है हमारे पास क्या होते हैं, तो ये इसके जरिए से जाते हैं। और हमारे पास जो SGLT1 है इसके जरिए से जो है हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है जाते हैं। ये जो GLUT5 है इसके थ्रू जो है हमारे पास फ्रक्टोज जाता है। सो फ्रक्टोज जो है, सो दिस इज फ्रक्टोज जो है GLUT5 के जरिए से जो है यहाँ पे इस चैनल के जरिए से आता है। सो फ्रक्टोज, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन जिसमें हमारे पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो है शामिल हैं। इंटेरोसाइट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड्स को क्या कहते हैं, जज़्ब करते हैं, जिनमें फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज शामिल हैं। सो इंटेरोसाइट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मोनोसैकेराइड को क्या करते हैं, जज़्ब करते हैं। अब ये तीनों जो है यहाँ पे तीनों की तीनों जो है GLUT2 के जरिए से ब्लड के अंदर जाते हैं। सो यहाँ पे जो इंटेरोसाइट से ब्लड के अंदर जाते हैं वो GLUT2 के जरिए से आते हैं। सो GLUT2 जो है का ट्रांसपोर्ट ऑल फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज थ्रू टू दी ब्लड फ्रॉम इंटेरोसाइट। सो जो ग्लूकोज हैं, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज हैं, ये तीनों जो हैं GLUT2 के जरिए से ब्लड के अंदर इंटेरोसाइट से जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सो दिस इज द बेसोलेटरल साइड ऑफ द, दिस इज बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेरोसाइट और ये क्या है, एपिकल है, एपिकल मेम्ब्रेन है। दिस इज एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेरोसाइट। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि लेट्स वी हैव दिस सेल दैट इज इंटेरोसाइट्स। इस सेल के अंदर 4 ट्रांसपोर्ट SGLT1, GLUT5, SGLT2 एंड सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस और ये क्या हैं, ब्लड वेसल हैं। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं ये सोडियम के थ्रू, यानी ये सोडियम के जो SGLT1 ट्रांसपोर्टर हैं ये सोडियम के ऊपर डिपेंड करता है और इसके जरिए से जब सोडियम जो है अंदर आता है वो जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को भी साथ लाता है SGLT1। जो GLUT5 है इसके थ्रू जो है फ्रक्टोज आता है और जो GLUT2 है ये तीनों ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर एक और चैनल बाकी है जिसको हम सोडियम पोटाशियम एटीपेज बोलते हैं। इसका क्या काम है, यहाँ पे जो ये सोडियम यहाँ पे आता है ये ब्लड के अंदर जाता है। जो 3 सोडियम जब ब्लड के अंदर जाते हैं तो इसके रिस्पांस में, इसके अपोजिट में क्या आते हैं, 2 पोटाशियम जो है इंटेरोसाइट के अंदर आते हैं। सो 2 पोटाशियम कम इनसाइड द इंटेरोसाइट। देन वी हैव, सो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है डायग्राम है, ये जो है इधर भी ड्रा किया है, ये SGLT1 है, दिस इज GLUT5, दिस इज सोडियम पोटाशियम एटीपेज एंड ये क्या है, GLUT2 है। यहाँ पे क्या है, only monosaccharide यानी ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेरोसाइट। जो इंटेरोसाइट्स हैं ये जो हैं सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड को क्या करते हैं, इंटेरोसाइट जो सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर टेकन अप बाय SGLT1, सोडियम डिपेंडेंट हैं, और फ्रक्टोज है इट इज टेकन अप थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय SGLT5, SGLUT5, GLUT5। यहाँ पे जो GLUT5 है ये जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्रॉस करता है
अब ये जब तीनों इंटेरोसाइट्स के अंदर आते हैं, सो वहाँ से फिर ब्लड के अंदर ऑल आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड बाई SGLT2 सॉरी GLUT2। सो GLUT2 के जरिए से सारे के सारे ब्लड के अंदर जाते हैं। देन वी हैव अ टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज डी-ज़ाइलोज टेस्ट। हम डिस्कस कर लेते हैं। डी-ज़ाइलोज टेस्ट जो है यहाँ पे आप लोग बुक के ऊपर वहाँ पे लिख ले। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी-ज़ाइलोज टेस्ट, ठीक है। डी-ज़ाइलोज टेस्ट ये क्या कौन सा टेस्ट है? ये जो है एक टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें हम इंटेस्टाइन जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन पावर को देखने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन ये जो काज है इंटेस्टाइनल या पेंक्रियाटिक काज है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, म्यूकोजल जो इंटेस्टाइनल काज होते हैं माल एब्जॉर्प्शन के, यानी एक पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब हम यानी इसमें ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो हम मालूम करना चाहते हैं कि ये माल एब्जॉर्प्शन जो है म्यूकोजा के डैमेज की वजह से है, स्मॉल इंटेस्टाइन की या पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम की वजह से है। तो इसको हम इसके डी-ज़ाइलोज टेस्ट के जरिए से चेक कर लेते हैं। सो इट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन पेंक्रियाटिक काज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन एंड म्यूकोजल डैमेज काज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। सो डी-ज़ाइलोज टेस्ट क्या है, डिफरेंशिएट करता है, ये क्या करता है, हमें फर्क बताता है, डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूकोजल काज of malabsorption and pancreatic cause of malabsorption। यानी एक पेशेंट को मालएब्जॉर्प्शन हुआ है, अब इसमें ये किस चीज़ की वजह से है, म्यूकोजल डैमेज की वजह से हुआ है या पेंक्रियाज की वजह से हुआ है, तो इसको हम इसके जरिए से चेक करते हैं। यहाँ जैसे कि म्यूकोजल में हमारे पास मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है सीलिक डिजीज आता है, सीलिक डिजीज, और इसमें पेंक्रियाटिक में हमारे पास क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस क्या है, ये मालएब्जॉर्प्शन सीलिक डिजीज की वजह से या क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस की वजह से है। अब डी-ज़ाइलोज क्या है, डी-ज़ाइलोज जो होता है एक मोनोसैकेराइड है, यानी एक सिंपल शुगर है। तो ये जो होता है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए पेंक्रियाटिक एंजाइम की जरूरत नहीं होती, और ये जो है डायरेक्टली इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है इसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। और ये जो है यूरिन में जो एक्सक्रीट होता है तो वो उसी तरह से होता है जिस तरह जज़ब हुआ होता है, ठीक है। व्हाट इज डी-ज़ाइलोज? डी-ज़ाइलोज ये क्या है, इट इज अ सिंपल शुगर, ये एक सिंपल शुगर है, ठीक है। ये क्या है, सिंपल शुगर है। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट जो है, डज नॉट रिक्वायर, इसको जरूरत नहीं होती पेंक्रियाटिक एंजाइम की, डज नॉट रिक्वायर पेंक्रियाटिक एंजाइम्स फॉर एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अबाउट डी-ज़ाइलोज होता है, यानी डायरेक्टली जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है और ये एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, अनचेंज्ड इन यूरिन, यानी ये जिस तरह जज़ब होता है उसी तरह से वो क्या होता है, बाहर जो है आता है। अब यहाँ पे इसमें जो प्रोसीजर है, यहाँ पे शॉर्ट लिखता हूँ, इसमें यहाँ पर 25 ग्राम जो डी-ज़ाइलोज हैं, डी-ज़ाइलोज हम देते हैं डिज़ॉल्व इन वाटर, यानी पानी में हम 25 ग्राम डी-ज़ाइलोज को डिज़ॉल्व करते हैं और ये पेशेंट को देते हैं। अब जब हम इसको देते हैं तो हम देखते हैं कि इसके ब्लड और यूरिन का लेवल चेक करते हैं, चेक देन चेक पेशेंट यूरिन या ब्लड डी-ज़ाइलोज लेवल। देखिए आपने क्या किया, पेशेंट को 25 ग्राम क्या दिया, डी-ज़ाइलोज दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये डी-ज़ाइलोज पानी में डिज़ॉल्व दे दिया, फिर उसकी यूरिन या ब्लड के अंदर आपने डी-ज़ाइलोज लेवल चेक किया। अब अगर हमारे पास इस पेशेंट के अंदर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का प्रॉब्लम है, तो इस पेशेंट का जो डी-ज़ाइलोज लेवल है वो क्या होगा, यूरिन और ब्लड के अंदर उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो लेवल ऑफ डी-ज़ाइलोज विल बी लो इन केस ऑफ म्यूकोजल डैमेज।
लेकिन इफ इन केस दिस पेशेंट इज पेंक्रियाटिक इंसफिशियंसी, यानी उसका पेंक्रियाटिक मसला है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर चूंकि डिजाइलोज की जरूरत नहीं, डिजाइलोज को पेंक्रियाटिक एंजाइम की जरूरत नहीं है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम में डिजाइलोज का लेवल क्या होगा, लेवल ब्लड और यूरिन के अंदर इस पेशेंट का नॉर्मल होगा। सो इफ द पेशेंट इज म्यूकोजल डैमेज, इफ म्यूकोजल डैमेज, अगर इस पेशेंट का म्यूकोजा डैमेज है, सो डिक्रीज डिजाइलोज इन यूरिन एंड ब्लड, इस पेशेंट के ब्लड एंड यूरिन में डिजाइलोज का लेवल कम होगा। इफ पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम नॉर्मल डिजाइलोज इन यूरिन एंड ब्लड, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह रिजल्ट देगा। सो दिस इज द डिजाइलोज टेस्ट। आप लोग जो है इसको लिख लें। यहाँ पर अब इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इतना सिंपल लिखा है कि आपको समझ नहीं गई। डिजाइलोज टेस्ट जो है सिंपल शुगर दैट इज प्रेसिवली एब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डिजाइलोज के बारे में बात करते हैं कि एक सिंपल शुगर है जो कि प्रेसिवली जो है इसकी एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट वाले पार्ट में। ब्लड और यूरिन लेवल जो है डिक्रीज इन म्यूकोजल डैमेज, यानी अगर इस पेशेंट का म्यूकोजा डैमेज है तो इस पेशेंट के अंदर जो हमारे पास डिजाइलोज का लेवल है ब्लड और यूरिन के अंदर वो कम होंगे, लेकिन the level of diazolose in the blood and urine will be normal in pancreatic insufficiency. So this is the all about carbohydrate absorption.